नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जंक्शन में। आज से हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस के कुछ पार्ट्स को YouTube पर पढ़ेंगे, ताकि वो बच्चे जो अपने घर पर बैठे हैं और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उनके लिए कुछ किया जा सके। बिहार बोर्ड के 11th और 12th के सिलेबस में एक मुख्य किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मैं पहले उस किताब का परिचय दे दूं। आपके 100 मार्क्स के इंग्लिश में दो किताबें आती हैं, एक रेनबो 11 में पार्ट 1 और 12 में पार्ट 2, और एक किताब होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसका आधा पार्ट 11 में और आधा पार्ट 12 में पढ़ना है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 12 में इसे पूरा पढ़ें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास आए वो आप अच्छे से कर सके। जिन बच्चों की इच्छा ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश ऑनर्स करने की होगी, उनको मैं बता दूं कि आप जो ये पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का एक मात्र छोटा सा पार्ट ही है। एक तरीके से उसकी एक समरी या उसका एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। तो मैं शुरू करता हूं आज से। प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊं। अगर बड़ा चैप्टर होगा तो उसे दो भागों में पढ़ाऊंगा। तो ये पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगन, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है जो एक दिन में आसानी से खत्म हो जाएगा। तो मैं इसके सारी चीज़ों को डील करूंगा आपके सामने। इसके मैं टेक्स्ट पढ़ के इसके मीनिंग को बताऊंगा, सारी चीज़ों को समझाऊंगा, और फिर जाके मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हाउ इंग्लिश बिगन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग है हाउ इंग्लिश बिगन, यानी कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसी हुई। देखिए, धरती पर मनुष्य आया तो पहले अनसोशल अनसिविलाइज था, लेकिन धीरे धीरे उसने रहना जीना सीखा, सेटल लाइफ सीखा। धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण हुआ, लेकिन इन सारी चीजों में एक भाषा का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बिना भाषा के हम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते। तो दुनिया में हर सभ्यता के विकास में वहां की भाषा का योगदान रहा। तो इंग्लिश की भी शुरुआत कभी ना कभी हुई होगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये अंग्रेजी भाषा आखिर कितनी पुरानी है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। पहला पैराग्राफ है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस वर रूलिंग द वर्ल्ड, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे came from the speech of Germanic tribes, Angles, Saxons and Jutes, together called the Anglo-Saxons, who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language. मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, मैं अब आप लोग को एक एक करके इसका मतलब समझाता हूँ। The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other great classical languages of the past. देखिए, पूरी दुनिया में और आदि अनादि काल से बहुत सारी भाषाएं रही हैं। माना जाता है कि संस्कृत या तमिल या और भी कई भाषाएं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं हैं। संस्कृत को भी दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। और जब दुनिया में ये सारी भाषाएं थी, संस्कृत थी, पर्शियन थी, ग्रीक थी, लैटिन थी और दुनिया की और मुख्य भाषाएं थी, तब अंग्रेजी नाम की कोई भाषा नहीं थी। यानी ये काफी पुरानी भाषाएं हैं। कह रहा है दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज, यानी यूरोप और एशिया की ये जो प्रमुख भाषाएं जब पूरी दुनिया पर अपना राज कर रही थी, या एक हद इनका अपने अपने इलाके में पूरा साम्राज्य था इन भाषाओं का, तब ना तो कोई इंग्लैंड नाम का देश था और ना ही इंग्लिश नाम की कोई भाषा। तो फिर इंग्लिश आई कैसे? द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। देखिए, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, आज किसी और नाम से जाना जाता है। जब जब जो वहां के शासक राजा हुए, उन्होंने अपने हिसाब से नाम और सारी चीजें बदली। तो आज जिसे हम जर्मनी कहते हैं, संभवतः यूरोप का वो एक भाग था जहां पे कुछ जनजातियां रहती थी, जिन्हें हम लोग एंगल्स, सैक्सन और जूट्स के नाम से जानते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा मोहल्ला है और हमारे मोहल्ले में कुछ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन हाँ, उनको हम लोग एक ग्रुप में बांट सकते हैं। तो कह रहा है कि एंगल, सैक्सन और जूट्स तीन जातियां थी जो एक ही साथ रहती थी, जिन्हें हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते थे। यानी तीनों मिला के एंग्लो सेक्शन होते थे, लेकिन उनके अंदर भी ये सब कैटेगरीज थी, एंगल, सेक्शन और जूट्स। उन लोगों ने
इंग्लैंड में, यानी जिस जगह का नाम आज इंग्लैंड है, 5वीं शताब्दी में, यानी 401 ईस्वी से लेकर 499 ईस्वी के बीच में, 5वीं शताब्दी में उन्होंने वहां हमला किया, वहां पे आक्रमण किया और फिर उस जगह पे अपना कब्जा कर लिया और बाद में उस जगह का नाम इंग्लैंड रखा और वहां की भाषा का नाम इंग्लिश रखा। तो ये जो एंगल सेक्शन और जूट्स थे, इन लोगों की अपनी कोई ना कोई बोली होगी जो ये अपने साथ अपनी जगह पर जर्मनी में बोलते होंगे। आज की जो अंग्रेजी है वो इसी बोली से निकली हुई है, ऐसा माना जाता है। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। यानी जो एंग्लो सेक्शंस जो थे, ये यूरोप के उत्तर और पश्चिमी भाग में रहा करते थे। उन भागों को आज हम लोग डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जानते हैं। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो भाषा बोलते थे उसे हम लोग जर्मनिक भाषा या ट्यूटोनिक भाषा कहते थे। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family or group of languages. ये जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के लोग थे जिन्हें हम लोग एंग्लो सेक्शंस कहते थे, ये जो भाषा बोलते थे इन्हें हम लोग जर्मनिक या ट्यूटोनिक कहते थे। और ये जो बोली थी वो लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, संस्कृत भाषा और कुछ ऐसी भाषाएं जो इंडो यूरोपियन यानी भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोपियन द्वीप के यूरोपीय महाद्वीप के और भारतीय उपमहाद्वीप के संयुक्त रूप से बोली जाने वाली कुछ भाषाएं थी, उनमें उनसे काफी मिलती जुलती भाषा थी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी प्राथमिक भाषा संस्कृत है, जिससे हिंदी निकली है, भोजपुरी निकली है, पंजाबी निकली, यानी कि हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है और उससे कई बोलियां निकली। तो उसी तरीके से अलग अलग देशों की मूल भाषाएं अलग अलग हुआ करती थी और उनकी भाषाओं में से कुछ बोलियां निकलती थी जो लोकल अलग अलग जगहों पे बोली जाती थी। उन्हीं बोलियों में से थी जर्मनिक और ट्यूटोनिक, जो कि काफी उनसे मिलती जुलती थी। तो जब जर्मनिक भाषा लैटिन, ग्रीक, संस्कृत से मिलती जुलती थी और ये इंडो यूरोपियन फैमिली यानी यूरोप और इंडिया में बोली जाने वाली भाषाएं थी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनिक भी लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा या जिस भाषा से मिलती जुलती थी उसके थ्रू ये इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज का ही एक अंग है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम बिलो। आपके सामने एक मैं डायग्राम रखूंगा, आपको इस डायग्राम से उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कि भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ या कौन सी भाषा किससे जुड़ी थी। देखिए, ये ग्रुप है इंडो यूरोपियन यानी भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा का संयुक्त रूप से ग्रुप बना, जिसमें एक भाग है पर्शियन, संस्कृत, एक है बाल्टो साल्विक, एक है ग्रीक, एक लैटिन और एक जर्मनिक। यानी ये सारी इंडो यूरोपियन भाषाएं थी, भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषाओं का एक समूह। तो आप देख सकते हैं एक तरफ दाहिनी तरफ संस्कृत से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस यानी आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी इत्यादि। उसी प्रकार जर्मनिक से पहले वेस्ट जर्मनिक, चूंकि पूरा जर्मनी था और उसके पश्चिम भाग में ये रहते थे, तो आप कह सकते हैं कि वेस्ट जर्मनिक भाषा होगी। और वेस्ट जर्मनिक से पहले निकली पुरानी अंग्रेजी, यानी कि आज जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो इंग्लिश पुरानी अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है, बहुत हद तक अलग है। ग्रामर के मामले में अलग है, उच्चारण के मामले में अलग है, शब्दों के मामले में अलग है, बोलने की शैली के मामले में अलग है, यानी बहुत हद तक अलग है। तो अभी की अंग्रेजी से पहले वाली अंग्रेजी को हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते थे, जो कि वेस्ट जर्मनिक भाषा से निकली थी और जर्मनिक भाषा स्वयं इंडो यूरोपियन भाषा के परिवार का एक सदस्य थी। अतः अंग्रेजी भी उसी भाषा के से होते हुए हमारी इंडो यूरोपियन भाषा की सदस्य मानी जा सकती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द जर्मनिक इन्वेडर्स आर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, आप ये जो समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रुप, कोई भी व्यक्ति खाली जगह पे आक्रमण तो नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो जगह पहले से खाली होगी तो वहां उसको आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब है कि जर्मनिक इन्वेडर्स ने जिस जगह पर आक्रमण किया, जिसे हम आज इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, वहां पहले से कुछ लोग रहते थे। इसके बारे में विस्तृत आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो वो लोग इन्हें सेक्शंस कह के पुकारते थे, जैसा कि हमने इन्हें कहा एंग्लो सेक्शंस। लेकिन जो नेटिव ऑफ इंग्लैंड थे यानी इंग्लैंड के मूल निवासी थे, वो इन इन्वेडर्स को, आक्रमणकारियों को सेक्शंस कह के पुकारते थे। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेल्सेस और फॉरेनर्स। और ये जो सेक्शंस थे, ये नेटिव ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के मूल निवासियों को वेल्स या फॉरेनर्स कह के पुकारते थे। दे हाउएवर बिगन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। अब धीरे धीरे
आगे बढ़े ये लोग, तो इन्होंने जब अपनी भाषा का नाम रखा तो इन्होंने अपनी भाषा का नाम रखा इंग्लिश, यानी SC, जिसे हम लोग आज SH कहते हैं, वो इंग्लिश। एक्चुअली ये इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज के हिसाब से, ये उस समय के हिसाब से सही हुआ होगा, क्योंकि पहले स्पेलिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंसेस हुआ करते थे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स, ओल्ड इंग्लिश इंगल। यानी ये जो वर्ड आप इंग्लिश देख रही है, बेसिकली उस समय की जो प्रजाति थी एंग्लो सेक्शंस, उसमें जो मूल प्रजाति थी एंगल्स। एक्चुअली हम लोग इसको अभी देख रहे हैं तो ये हमें एंगल्स दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका उच्चारण उस समय इंगल हुआ करता था। तो इंगल से इंग्लिश बना और फिर इंग्लैंड बना। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंगलकिन। एंगलकिन का मतलब दैट इज द रेस ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स का एक समूह था, प्रजाति थी, उसे हम लोग एंगलकिन कहते थे, तो उन्होंने अपने देश का नाम एंगलकिन रखा। फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड or the land of Engels came into use in place of Engelkin। यानी लगभग 1000 ईस्वी में, यानी लगभग आज से 1000 साल पहले या 1000 साल से कुछ साल पहले जो इंग्लैंड था वो इंग्लैंड ना होके इंग्लैंड था, जिसे हम लोग लैंड ऑफ इंगल्स कह के पुकारते थे। यानी 1000 ईस्वी से पहले उस देश का नाम इंगलकिन था, जिसे बदल के इंग्लैंड रखा गया और फिर धीरे धीरे वो बदल के इंग्लैंड हो गया। Both the name of the country England and the language English are not native to English। इस प्रकार हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इस आज जो इंग्लैंड भूमि है, देश है, ये भाषा और उस देश का नाम दोनों वहां की मूल भाषा या वहां का मूल मतलब नहीं है। यानी कि पहले से उस देश का नाम इंग्लैंड नहीं था और नहीं पहले से उस देश का नाम इंग्लिश था। जो लोग वहां बाद में आए, जो लोग ताकतवर थे, जिन्होंने राज किया, जिन्हें हम लोग आज एंग्लो सेक्शंस के नाम से पढ़ रहे हैं, इन लोगों के दिए हुए ये नाम है। तो इस प्रकार हम लोग पहले चैप्टर को समाप्त कर चुके। अब आप लोग इस वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश लैंग्वेज इज। अच्छा, हमने पढ़ा पहले ही पैराग्राफ में कि पर्शियन से काफी कम उम्र का है, यानी काफी छोटा है, तो आप इसको कह सकते हैं मच यंगर देन। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन पर्शियन। और एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि देन का यूज किया गया तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है ग्रामर के हिसाब से। अगला है इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। जो लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इस लाइन को हम लोग अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ के और क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें एक भी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत नहीं होगी। तो द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब, द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मनिक पीपल। उसके बाद थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस? हु डिड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो किसे सेक्शन कह के पुकारते थे? तो निश्चित है वो लोग इन्वेडर्स को, जर्मनिक इन्वेडर्स को कह के पुकारते थे। तो कह सकते हैं द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सेक्शंस टू जर्मनिक पीपल, या दो जर्मनिक इन्वेडर्स, या द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड? नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी सेक्शन क्या कह के पुकारते थे नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को? यानी इंग्लैंड के मूल निवासियों को सेक्शन, तो सेक्शन जो थे उनको वेल्सेस या फॉरेनर्स कह के पुकारते थे। आप देख सकते हैं पहले यहीं पे आप देखें, द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, द सेक्शन ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्सेस और फॉरेनर्स। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वर कॉल्ड इंग्लिश? तो इंग्लिश ही इंग्लिश कहा जाता था। और अगला है व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज? तो ऑलमोस्ट AD 1000 में इसे हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानने लगे और इसने एंगलकिन को रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने कर दिए। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। और वीडियो और ऑडियो में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है क्योंकि ये घर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप घर पे बैठ के पढ़ पाएंगे। चलिए, आगे के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो मतलब अगले चैप्टर का वीडियो मैं फिर आने वाले 1-2 दिन में अपलोड करूंगा।
ताकि आप लोग अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।